हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, आज जिस विषय को हम लोग देखने वाले हैं, जिस विषय को कवर करने वाले हैं, जिस विषय को पढ़ने वाले हैं, वह है उपन्यास, अर्थ व परिभाषा। ठीक है, हिंदी उपन्यास का अर्थ व परिभाषा। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास क्या है, उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास का परिभाषा क्या है, इन सभी विषयों को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये हिंदी उपन्यास का अर्थ व परिभाषा एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जो विषय था ना, ये बहुत लंबा विषय था। तो इसे मैंने 2 भागों में बनाया है। दोस्तों, ये जो है ना, भाग 2 है। ठीक है, ये कौन सा है? भाग 2। मैंने पहला भाग आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएँ, वहाँ आपको इस वीडियो का पहला भाग मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर, इस विषय वस्तु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, हिंदी उपन्यास के परिभाषा मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके अर्थ, उसके विषय के बारे में बता चुके हैं। तो हिंदी उपन्यास का जो है ना, इसे विस्तार पूर्वक समझने के लिए दोस्तों इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 3 भागों में। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, तो दोस्तों प्रेमचंद पूर्व युग मैंने अपनी वीडियो का पहला भाग में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाए, वहां पर आपको वो वीडियो का पहला भाग मिल जाएगा। दोस्तों, अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रेमचंद युग। कौन सा है दोस्तों? प्रेमचंद युग। तो चलिए विस्तार पूर्वक इस विषय पे चर्चा करते हैं। प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद 1880 से 1936 उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद, देखिए, कोई भी कहानी पढ़ेंगे, कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं तो, या फिर हम लोग किसी भी उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे, किसी भी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, और अगर उस उपन्यास में, उस कहानी में अगर प्रेमचंद का नाम उल्लेखित ना किया जाए ना, तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद के बिना कहानी अधूरी है, प्रेमचंद के बिना उपन्यास अधूरी है। क्योंकि प्रेमचंद के बिना ना उपन्यास पूरी हो सकती है और ना कहानी। इसीलिए क्या है, देखिए, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं, तो प्रेमचंद। दोस्तों, ये कहानी में भी इसी तरह की है कि कहानी का सम्राट भी प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हीं उपन्यास के क्षेत्र में पदार्पण से एक नए युग का आरंभ हुआ। वस्तुतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार थे। उन्होंने उपन्यास विधा को नई पहचान दी। क्या है दोस्तों, कि प्रेमचंद ने जब से उपन्यास के क्षेत्र में अपना कदम रखा, और उपन्यास के क्षेत्र में जब से अपना कदम रखा, तब से कुछ ना कुछ बदलाव करने का प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के ना बहुत सारे उपन्यास आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे निर्मला उपन्यास आप लोगों ने पढ़े होंगे, गोदान पढ़े होंगे, सेवा सदन पढ़े होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुंशी प्रेमचंद जो है ना, किस तरह के उपन्यास को लिखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके उपन्यासों में निम्न वर्ग, ठीक है, देखिए उनके जो उपन्यास है ना, उसमें किस तरह के, मतलब जो कह सकते हैं हम लोग ना, कि वो जो उपन्यास लिखते थे ना, वो किससे संबंधित थे, तो माध्यम वर्ग से। ठीक है, किससे? माध्यम वर्ग। जैसे दोस्तों अभी हम लोग जैसे पढ़ सकते हैं ना गोदान, तो गोदान जो एक उपन्यास है ना, वो बिल्कुल माध्यम वर्ग के। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि गोदान किस तरह के उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद भारतीय किसान, भारतीय किसान, वो किसान के बारे में भी बता। जैसे दोस्तों इनकी जो एक कहानी है पूस की रात, जब आप वो कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद किस तरह के, मतलब कह सकते हैं कि उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। देखिए आगे देखिए, समस्त शोषित वर्ग के विभिन्न समस्याओं का चित्रण मिलता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है ना, उसमें क्या है कि माध्यम वर्ग के जो लोग हैं, भारतीय किसान, मतलब किसान वर्ग के जो लोग हैं, तथा जो कह सकते हैं ना, और भी विभिन्न जाति, विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उन पे निर्भर रहता है। ठीक है, उनके समस्याओं का चित्रण जो है वो अपने कहानी में, अपने उपन्यास में करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
सन 1918 में प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। दोस्तों इन्होंने जो अपनी पहली उपन्यास लिखी वो कौन सा उपन्यास था? सेवा सदन, जो 1918 में, ठीक है, 1918 में इनका पहला उपन्यास आया, जिस उपन्यास का नाम था सेवा सदन। इसके साथ ही उपन्यास की स्वस्थ परंपरा चल निकली और इसी के साथ इन्होंने उपन्यास को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद युग में सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। दोस्तों क्या है कि मुंशी प्रेमचंद यानी कि प्रेमचंद युग जो थे ना, उस युग में सामाजिक विषयों पर लिखे जाते थे, ऐतिहासिक विषय पर लिखे जाते थे तथा मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखे जाते थे। यानी कि कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये तीनों विषयों पर विस्तार पूर्वक जो लिखे जाते थे ना, ये प्रेमचंद युग था। ठीक है, प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास सामाजिक हैं। ठीक है, प्रेमचंद के जो अधिकांश उपन्यास है ना दोस्तों, वो किस पे निर्भर है? समाज पे। वो जो अपने उपन्यास पे दर्शाते हैं ना, तो अधिकतर सामाजिक घटनाओं पर, जैसे सेवा सदन, ठीक है, निर्मला, प्रेम श्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, ठीक है, कायाकल्प, गोदान आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था? तो दोस्तों उनका जो अंतिम उपन्यास था ना, वो है गोदान। ठीक है, इनका जो अंतिम उपन्यास है वो कौन सा है? गोदान। और इसका जो पहला उपन्यास माना जाता है वो है सेवा सदन। ठीक है दोस्तों, एक और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो दोस्तों इनका जो अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। ठीक है दोस्तों, इनका जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है? मंगलसूत्र, जो इन्होंने पूरी तरह से तैयार नहीं करने सका था। इन्होंने पूरी तरह से तैयार नहीं करने सके थे, क्योंकि क्या है कि बीच में ही वो जो मंगलसूत्र उपन्यास ये लिख रहे थे ना, वो लिखते टाइम मतलब लिखते लिखते ही क्या हुआ कि इनका देहांत हो गया, तो वो उपन्यास इन्होंने पूरा नहीं करने सके थे। इसीलिए इनका अंतिम उपन्यास गोदान को माना जाता है। ठीक है, इनका जो अंतिम उपन्यास है वो गोदान को माना जाता है और अधूरी उपन्यास में मंगलसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उपन्यास है, उनके उपन्यास में तत्कालीन समाज की यथार्थ झांकी मिलती है। दोस्तों क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है ना, इसमें तत्कालीन समय यानी कि दोस्तों मुंशी प्रेमचंद कभी भी इधर उधर की बातें को नहीं लिखते थे। वो वर्तमान समय पर जो हो रहा है, वर्तमान समय पर जिस घटने के बारे में वो मतलब जिस घटने को वो देख रहे हैं, उसी को चरित्र चित्रण करते थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताते थे, उन्हीं विषयों के बारे में लिखते थे। आगे देखिए, उस समय के समाज में जितनी भी बुराइयां थी, उनका वर्णन प्रेमचंद के उपन्यास में मिलता है। ठीक है, उस समय बोले ना, अभी बताए ना कि उस मुंशी प्रेमचंद उस तरह के मतलब लेखक ही थे ना, कि वो कभी भी इधर उधर की बातों को टटोल कर लिखने नहीं जानते थे। वो वर्तमान समय में हमारे साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उसी को अपने उपन्यास में, अपने कहानी में विस्तार पूर्वक हमें बताते थे। ठीक है, आगे देखिए, गोदान तो प्रेमचंद की ही नहीं वरन हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे कि गोदान जो है ना, गोदान जो है ये सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के लिए नहीं, वरन पूरे हिंदी साहित्य के लिए ये बहुत यानी कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप इसी से अनुभव कर सकते हैं कि जो गोदान है ना, ये किस तरह का उपन्यास है। दोस्तों गोदान पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे किसी और एक वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं उसे देखते हैं। गोदान युग में ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी उपन्यासकार थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रेमचंद युग में जयशंकर प्रसाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, तो इस पे भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, उनके उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं हुए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने भी उपन्यास लिखे, लेकिन इनकी उपन्यास उतने लोकप्रिय नहीं हुए। उनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली तथा एरावती। सॉरी दोस्तों, क्या है कि आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है कि कंकाल किसकी रचना है, किनकी उपन्यास है, तितली किनकी उपन्यास है, या एरावती किनकी उपन्यास है। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब है प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, मैंने
प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग आप लोगों को बताया, प्रेमचंद युग बताया। अब है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियां दिखाई देती है। कला की दृष्टि से यह युग निश्चित ही प्रेमचंद युग से श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि अब जब प्रेमचंदोत्तर युग, देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बदलाव के तौर को अपनाते जाते हैं, हम लोग बदलाव की ओर बढ़ते जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रेमचंदोत्तर युग, जो प्रेमचंद पूर्व युग था, वहाँ पे कुछ था, वहाँ से जैसे ही हम लोग प्रेमचंद युग में आए तो कुछ बदलाव देखने को मिला। लेकिन ठीक उसी प्रकार जब हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में पहुँचे तो यहाँ पे और ज़्यादा अधिक बदलाव देखने को मिला। और मतलब जो कह सकते हैं बदलाव किस पे, कला की दृष्टि से। ठीक है, देखिए कला की दृष्टि से, यानी कि लिखने की जो कला थी ना, वो और भी मतलब उनकी ढंग, उनका रंग रूप बदलता गया। ठीक है, आगे देखिए, दृष्टि से उच्च, प्रेमचंद साहित्य से उच्च नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रेमचंद के साहित्य से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेमचंद जिस तरह के लिखते थे, प्रेमचंद के जो उपन्यास है, प्रेमचंद की जो कहानी है, उनसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब उनके जो रचना किए गए उपन्यास है उनसे श्रेष्ठ, मतलब कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होना तो कतई गलत है। हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट माने गए हैं, तो उसे तो हम लोग, मतलब उनको तो हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस काल के उपन्यासों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सामाजिक उपन्यास। ठीक है, क्या है जो प्रेमचंदोत्तर युग में जो है ना कि एक बदलाव के तौर पर हम लोग चलते गए, कुछ ना कुछ हमें बदलाव देखने को मिला। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद युग में बड़ी संख्या में लिखे गए थे। प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यास की परंपरा और संदर्भ हुई। इस युग के सामाजिक उपन्यासकार थे। ठीक है दोस्तों, इस युग के यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग के जो मतलब उपन्यासकार थे वो कौन कौन थे, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, अमृतलाल नागर, यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म सहानी, मुन्नू भंडारी। ठीक है, ये लोग कौन थे दोस्तों, प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकार। इस विषय को कवर करने का प्रयास किया, उपन्यास, अर्थ व परिभाषा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो का दूसरा भाग था, ये भाग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।